भी पड़ी है। टिड्डी दल का हमला जिला प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां द्वारा स्प्रे किया जा रहा है। साथ ही टिड्डी दल के पीछे पीछे राजस्थान के नागौर से लगभग 10 गाड़ियां आई हुई हैं जो लगातार इन पर स्प्रे कर रही है। अरे बस थोड़े से मर गए, थोड़े से भाग गए, ऐसा हुआ है। पूरे गोबरे अरे बंद करो, जल्दी आओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। जैसा मारू जी के चौक की आप हालत देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। थाली बजाने से कोरोना तो दूर नहीं भागा, लेकिन ये पिटा हुआ फॉर्मूला कहीं और काम आ सकता है। थाली बजाने से या फिर डीजे वालों को बुलाने से टिड्डियों के आक्रमण की दिशा को मोड़ी जा सकती है। वो ख़त्म तो नहीं होते, बस इस गांव से उस गांव की तरफ भगा दिए जाते हैं, उनको दौड़ाते रहा जा सकता है। तो डीजे वाले किसानों से संपर्क कर सकते हैं। बस यही चेतावनी है कि डीजे की धुनों को सुनकर बारात में नाचने के लिए बेचैन युवा वहां ना पहुंच जाएं। मजाक अलग है, लेकिन स्थिति ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। भारत के सामने कोरोना के साथ साथ टिड्डियों का ये हमला एक दोहरी चुनौती लेकर आया है। जिस तरह से कोरोना से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स कहला रहे हैं, अब टिड्डियों से लड़ने वाले टिड्डी वॉरियर्स कहला रहे हैं। इससे इस वक्त भारत के 6 राज्यों में इनका हमला हो चुका है और ये कई किलोमीटर के आकार के दल बनाकर चलते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 वर्ग किलोमीटर में 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं और वो 35,000 लोगों का भोजन चट कर जाती हैं। तो दिन के वक्त ये उड़ान भरती हैं कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कोई 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। शाम 7 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक ये रेस्ट करती हैं। उम्मीद है ये टीवी नहीं देखती होंगी, प्राइम टाइम डिबेट, वरना वो इन्हें दिखा दिया जाए तो ये टिड्डी जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से भाग सकते हैं। हमारे साथ हिमांशु शेखर और अनुराग द्वारी भी जुड़ रहे हैं, हम दोनों से बात करना चाहते हैं। अनुराग, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ और राजस्थान की तरफ इन इलाकों में मिलाकर करोड़ों रुपए की मूंग की फसल खड़ी है। ज़्यादा फसल तो नहीं है, लेकिन कपास की भी बुआई हो गई है, मैं रिपोर्ट देख रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आक्रमण हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद जो मध्य प्रदेश में आया है, कितना प्रभावित कर सकता है हमारे किसान भाइयों को? देखिए, बहुत चिंता की बात है रवीश, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की मूंग की फसल अभी खड़ी है और इसके बाद आगे जाकर वो कपास और मिर्च को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से ये राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, नीमच और मंदसौर, वहां से आगे बढ़े और उसके बाद रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर होते हुए बुंदेलखंड भी गए हैं और एक रास्ते से उधर उत्तर प्रदेश से वो विंध्य की तरफ घुसे हैं। विंध्य के कलेक्टर से हमारी, सतना कलेक्टर से हमारी बातचीत हुई, वहां उन्होंने कम से कम ये जताया है कि 70% टिड्डियों को उन्होंने मार गिराया है। क्योंकि ज्यादातर जिलों में ये हो रहा है कि सब कुछ किसानों पर छोड़ दिया गया है और किसानों से जो कृषि विभाग है उसने जो एडवाइजरी जारी की है उसने यही कहा है कि आप डीजे की तेज आवाज करें या थाली बजाएं या ढोलक बजाएं, तेज आवाज से टिड्डी भागते हैं। लेकिन भागने से क्या हो रहा है कि वो एक जिले से दूसरे जिले में चले जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पर दवा का स्प्रे किया जा रहा है जिससे कि उन टिड्डियों की मौत हो रही है। सतना उनमें से एक है। तो उनको मारना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक रात भर भी किसी खेत में या किसी पेड़ में बैठ जाते हैं तो जो शिशु टिड्डी भी होता है वो भी उसको पूरी तरह से चट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में जब किसान कई सारी मार से लॉकडाउन की वजह से जूझ ही रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके सामने कई सारी समस्याएं हैं। सरकार बहुत रिकॉर्ड रोज हमको भेज रही है, रोज उनके ईमेल आ रहे हैं कि 114 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हमने कर लिया, लेकिन ये नहीं बता रही कि 280 लाख मीट्रिक टन तो गेहूं हुआ है, तो बाकी गेहूं का क्या होगा। जी ठीक है, हम इस पर आते हैं अनुराग, इस गेहूं वाले खरीद और बिक्री पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस जो है वो टिड्डियों पर है। हम आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी गुजरात पर हमला हुआ था। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा इलाके में
राजस्थान में भी टिड्डियों का हमला हुआ था, तब हम आपको बताएं 3 लाख लीटर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ा था। बहुत बड़ा पैसा, करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार के खर्च हुए थे। इस बार इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये जो रसायन किसान भाई इसका छिड़काव करेंगे तो फसलों का, सब्जियों का अगले दिन काफ़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, धो धा के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी हानिकारक होते हैं। हिमांशु, हम ये जानना चाहते हैं कि इन टिड्डी दलों की प्रकृति के बारे में अगर आप बता सकें तो इनकी जो रूट है, इनकी जो यात्रा का मार्ग है, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो हमारे दर्शकों को और अच्छा रहेगा, और किस तरह से भारत सरकार इससे लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, अपना कमर कस रही है। देखिए, मेरे पास कृषि मंत्रालय की जो ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी मेरे पास है जो आज तैयार की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि फिलहाल जो गुलाबी टिड्डियों का जो झुंड है वो उसकी सक्रियता जो है वह भी राजस्थान के जयपुर, नागौर, मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर के साथ साथ राजस्थान के ही बाड़मेर और जोधपुर जिलों में अभी भी वो सक्रिय हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो एक आकलन किया गया है कृषि मंत्रालय में, वो 33 जिलों में इनका प्रभाव रहा है। करीब 4 राज्यों के 33 जिलों में इनका प्रभाव रहा है और कंट्रोल रूम बहुत जगह पे बनाया गया है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 47,308 हेक्टेयर का वो क्षेत्र है जिसमें कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है, स्प्रेज लगाए गए हैं, विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है और अधिकारी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। 303 जगहों पर पिछले करीब 2 हफ्ते में 303 जगहों पर 43,300 क्षेत्र में इसका छिड़काव किया गया है। और अभी फिलहाल जो इनकी पोजीशन है वो जयपुर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर और मध्य प्रदेश के सतना और ग्वालियर में है। तो निश्चित तौर पर ये आतंक टिड्डियों का ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत में विशेषकर जो समर क्रॉप्स हैं उनकी बुआई चल रही है और हार्वेस्टिंग भी खत्म हो चुकी है। वो एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन खरीफ सीजन भी शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर बहुत सतर्कता जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक सीमा के आगे तक आप इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं टिड्डियों के हमले की, अगर ये कहा जा रहा है इनकी 10 प्रजातियां होती हैं और ये रेगिस्तानी टिड्डी हैं जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, पर ये ना समझें कि ये नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं। भारत में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कृषि मंत्रालय के तहत ही काम करता है 1946 में बना था और उसके पहले भी भारत में टिड्डियों का हमला हुआ था। बताते हैं कि 1993 के साल में टिड्डियों का बहुत बड़ा हमला हुआ था, लेकिन ये हमला उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इस वक्त जो, जैसा कि विकास हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि लोग 3 P में व्यस्त हैं, पाकिस्तान, पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा में, और ना तो कोरोना से ढंग से लड़ाई हो पा रही और एक टिड्डी की मार ऊपर से आ गई है। तो ये बहुत ही एक गंभीर चुनौती है, इसे कमर कस के इससे लड़ने की ज़रूरत है कि एक दिन में अगर इस तरह से 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन टिड्डियों का, ये हवा के रुख के साथ इनका सफ़र बदल जाता है। ये बिल्कुल दल बदलू नेताओं की तरह से हैं। अगर हवा की दिशा मध्य प्रदेश की तरफ है तो वहाँ चली जाएंगी। जनवरी में पाकिस्तान, पंजाब की तरफ चली गई थी इनका, अब यूपी को भी प्रभावित करने लगी हैं, जहाँ के किसान काफ़ी इस वक्त चिंतित नज़र आ रहे हैं। ये भी हम आपको बता दें कि हिमांशु, हम ये जानना चाहते हैं कि इनके आने के बारे में 2 रूट है जो पूर्वी अफ्रीका से ये टिड्डियों का दल निकला है। और जो भारत आए हैं वो यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये टिड्डियाँ आए हैं। लेकिन क्या भारत के पास तकनीकी रूप से वो साजो सामान है जिसके बदौलत कम से कम समय में इन टिड्डियों को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, कृषि मंत्रालय के स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फिलहाल जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर टिड्डी नियंत्रण कार्यालयों में 21 माइक्रोनेयर और 26 उलव मास्ट, ये सभी विशेष तरह के उपकरण हैं जिनको गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है, जिससे जो छिड़काव है, उनकी स्प्रेइंग है, बहुत बड़े इलाकों में की जा सके और इसके लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ड्रोन के इस्तेमाल की भी तैयारी है। हालांकि इसको अप्रूवल देने की जो प्रक्रिया है वो निर्णायक दौर में है, लेकिन अब एक तैयारी की जा रही है कि आगे आने वाले समय में अगर जून में एक और आतंक टिड्डियों का आता है भारत के सामने, तो उस समय तक ड्रोन का भी इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाए, जिससे कि छिड़काव जो है वो एक बड़े इलाके में
आसानी से और बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जा सके। इसके लिए जैसा आपने कहा, LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका अलग अलग हेडक्वार्टर है, इनके 11 कंट्रोल रूम हैं जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है इनके मूवमेंट की। और ये कहा गया है कि कीटनाशक कंपनियों को की भी मदद इस पूरी प्रक्रिया में, ऑपरेशन में ली जा रही है। और विशेष स्प्रेज के जरिए जो भी कीटनाशक ज्यादा प्रभावी पाए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, उनका इस्तेमाल करके स्प्रेइंग की जा रही है, क्योंकि खतरा बड़ा है। और अगर आप ये अंदाजा लगाइए कि 303 जगहों पर 47,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर अगर भारत को कार्रवाई करनी पड़ी है, स्प्रेइंग करनी पड़ी है कीटनाशकों की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 4 राज्यों में किसान कितने बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जरूर निश्चित तौर पर। जी। और ये भारत के बड़े राज्य हैं जहां पर फसलें लगाई गई हैं। जो कपास उगाने वाले किसानों की संस्था है और कारोबार करने वालों की जो संस्था है, उनका कहना है कि 80% कपास की बुवाई हो चुकी है। अगर कपास पर हमला हो गया तो करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये इस तरह से देखे जा रहे हैं कि 4-4 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के दायरे में आसमान को भर देते हैं और वहां से अपनी दिशा बदलते हैं। तो कहीं से आते हुए दिखते हैं, कहीं से जाते हुए भी दिखते हैं। तो लोग, ये माना जाता है कि दिन के वक्त शोर करने से, तेज आवाज करने से वो बैठ नहीं सकते हैं, उनको भागना पड़ता है किसी और जगह पे, और हवा भी इनको कहीं और ले जा सकती है। एक तरह से ये जो प्रकोप है कहीं ज़्यादा गंभीर है। जैसा कि हिमांशु आपको बता रहे थे कि कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है। किसान भी अगर करें तो वो एहतियात का बहुत ध्यान रखें, ग्लव्स तो ज़रूर पहनें, क्योंकि ये कीटनाशक जो हैं आपकी फसलों को दूसरे तरीके से प्रभावित करेंगे और जब हमारे शरीर में जाएंगे तो इनका असर जो है वो दूसरी तरीके से होगा। अब हमारे किसानों को देखिए कि कितनी चुनौतियां आ गई हैं। कभी वो गायों को भगा रहे होते हैं, कभी थाली लेकर खेतों में आ गए थे। हम नहीं जानते थे कि बालकनी में जो लोग थाली बजा रहे थे वो बालकनी में ही रह जाएंगे, और किसान जो हैं वो इन टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में उन थालियों का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो ये एक तरह से एक बड़ा हमला है। और बहुत जगहों से लोग अपने अपने तरीके से इलाज को ढूंढ भी रहे हैं। और अचानक आपको खेतों में इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत जगहों पे ट्रैक्टर पे माउंट करके या फायर ब्रिगेड दमकल गाड़ियों पे माउंट करके छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन आप देखें तो एक तरह से ये स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है। अगर इस तरह से इनका प्रजनन होता रहे और इनका दल बढ़ता रहे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आप उन एंकरों को जो दिन रात हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं वो टिड्डियों के दल पर लगे रहेंगे। अनुराग, जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं खरीद के जो किसान, आपने बताया कि किसान लाइन में ही लगा रहा और गर्मी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई, ये क्या मामला है? क्यों किसान संतुष्ट नहीं है जबकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि गेहूं की भयंकर खरीद हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहा है? देखिए, ये जो किसान की आपने बात पूछी रवीश जी, वो मलवासा के किसान प्रेम सिंह थे और इनको 19 तारीख को SMS आया था कि आप अपनी उपज को लेकर के आ जाइए। वो जब एक जगह पहुंचे अपनी उपज को लेकर के तो बताया गया कि वहां उनकी उपज की तुलाई नहीं होगी और ये 4 दिन बाद बताया गया कि आपको तनोडिया जाना है। वो वहां से अपनी उपज उठाकर 24 तारीख को तनोडिया पहुंचे। तनोडिया में उनको बताया गया कि बारदाने नहीं है। इसके बाद 2 दिन और इंतजार किया गया। 25 तारीख को उनकी तुलाई जब शुरू हुई, वहां पर पहली ट्रॉली उनकी तुलाई हो चुकी थी। जब दूसरी ट्रॉली में आधी तुलाई हुई है उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा। उनको पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिजनों ने कहा कि इनको प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाए और उस दौरान उनकी मौत हो गई। अब इस पर सियासत यहाँ बहुत तेज हो गई है। वहीं जो सूबे के कृषि मंत्री हैं, जब हमने उनसे सवाल किया, जब वो विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी संवेदनशील बातें करते थे। अब उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी और आपको भी। गेहूं की वजह से हुआ ये जरूरी नहीं है माफ कीजिएगा, गेहूं की वजह से हुआ ये जरूरी नहीं है। हमने रिकॉर्ड उत्पादन जो हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें रिकॉर्ड खरीदारी की है। 114 लाख मीट्रिक टन, 280 लाख मीट्रिक टन के आसपास इस बार गेहूं उपजा है। 30 से 40% रकबा बढ़ा हुआ है। सरकार
पिछले साल के आंकड़े दिखा करके बता रही है कि कांग्रेस की सरकार से हमने ज्यादा उपार्जन किया, और यही बात हर मंत्री हर विधायक यही कहता रहेगा सत्ताधारी पक्ष का कि हमने पिछली सरकार से ज्यादा किया। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है कि जो एसएमएस लेकर किसान जा रहे हैं वहां पर बारदाने नहीं है। तो पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक एक दाना खरीद लेंगे, और एक एक दिन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 6 किसान पर सोसाइटी एसएमएस के जरिए आएंगे। लेकिन आप किसी भी खरीदी केंद्र में जाकर देख लीजिए, 4-4, 5-5 दिनों से लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमें ने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से भिंड मुरैना में वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज की नौबत आ गई थी और बाद में प्रशासन इसे नकारता रहा। यहीं पर आप सागर चले जाइए, वहां देखिए भोपाल के करीब में आप देख लीजिए कि 4-4 दिनों से किसान। अच्छा, इस बार एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सारे किसान, पहले होता था 4-5 किसान एक साथ आ जाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार का को कहना है कि वो लेकर आए, तो अपनी ट्रॉली में लेकर आ रहे हैं, तो डीजल और जो ट्रैक्टर का किराया है वो भी उनको भरना पड़ रहा है अकेले। पहले बांट लेते थे, बहुत मुश्किल हो रही है उनको। रवि जी, तो एक तरह से जो हमारी व्यवस्था है अनुराग, आपकी बातों को सुनकर यही लगता है कि वो सड़ गई है। उसमें नए लोग, ऊर्जावान लोग नहीं भरे गए हैं। भर्तियां सरकारी बंद कर दी गई हैं। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिन रात लड़के लिखते रहते हैं हमारी भर्तियों का क्या किया जाए, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर मैं एक बात शुरू से कहता हूं और वो टीवी पे कहता हूं कि ये जो न्यूज़ चैनल है मूलतः अपने चरित्र में गरीब विरोधी, किसान विरोधी माध्यम है, और सिद्धांततः ये बात सही है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। तो देश की बात में हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारी क्षमता है, इसको नोट कीजिएगा, और जो संसाधन है उसके हिसाब से कि इस स्पेस में, टेलीविजन के इस स्पेस में गांव गरीब के लोग आएं और भर दें, और पता चले कि जो दावा ट्विटर के अकाउंट पर किया जाता है एकदम सैनिटाइज सुंदर भारत दिखता है, वैसा है नहीं। वैसा बनाया जा सकता है अगर हम व्यवस्था को थोड़ा सुचारू रूप से करें। लेकिन हमने किसानों को समझ लिया है कि इन्हें किसी भीड़ में धकेल दो जी, चुनाव के समय तो हिंदू मुस्लिम चलता ही है या कोई दूसरा मुद्दा चलता है। ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से हो सकती हैं कि देखिए कि अनाज बेचने के लिए, अपना उगाया हुआ अनाज बेचने के लिए, वो भी इस दौर में वो कितने खतरे उठा रहा है। यहां से अगर कोविड-19 फैला तो वो कहां जाएगा, कहां बचेगा, किसी को पता नहीं है। अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश का है, बीजेपी की सरकार है, ये मत समझिएगा। ये किसी की भी सरकार हो, दरअसल व्यवस्थाओं को सड़ा दिया गया, उनमें नई जान नहीं भरी गई है। तो हम ऐसी ही तस्वीरें दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे, और इसीलिए नए नए एजेंडा का क्रिएशन क्यों किया जाता है, ताकि इस तरह की वास्तविकताओं को टेलीविजन से गायब कर दिया जाए। अगर आप याद करें तो आज से 10 साल पहले के न्यूज चैनल पर इस तरह की खबरें काफी होती थी। बहुत सारे एंकर, बहुत सारे रिपोर्टर इस तरह की रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन चूंकि मैं कहता हूं कि टेलीविजन है ही गरीब विरोधी मीडियम, और इस तरह से उसने गरीबों के सारे सवालों को, इस तरह की चीजों को हटा दिया है। वो सिर्फ लाइन में लगे हैं, दोपहर में 10 घंटा खड़े हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एयरपोर्ट पर अगर आपको कोई 4 घंटा अलग लाइन पर लग जाए तो किसी भी चैनल पर आप देखिएगा वो हेडलाइन बन जाती है खबर कि यात्री बड़े परेशान हैं। तो किसानों की जो औकात है, जो गरीबों की औकात है, मीडिया ने लगातार लोकतंत्र से उन्हें विस्थापित किया है। मेरी इस बात को लिखकर रख लीजिए, आज आप नहीं मानेंगे लेकिन 10 साल बाद आप बहुत याद करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम रेलवे की बात करेंगे कि जो रेलवे श्रमिक स्पेशल चलाकर वाहवाही बटोर रही है, लेकिन उसके भीतर यात्रा करने वाले यात्रियों को कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। हम लौटेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग सेंटर से जो तस्वीर आई है वो हम आपको दिखाते हुए जाना चाहते हैं कि गर्भवती महिला किस तरह से वहां पर तकलीफदेह स्थिति में खड़ी है। मैं गर्भवती महिला हूँ। कल 11 बजे से हम परेशान हैं। यहाँ पे पुलिस वाले बोले 11 बजे से बोले कि यहाँ पे ठहरो, आपके खाना पीना सब कुछ का इंतजाम होगा। एक बोतल अंदर से पानी भी नहीं देने आया। रात में बोले डरा धमका के पुलिस वाला डंडा दिखा के आते हैं, जाओ। यहाँ पे कोई समाधान नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। कल से ऐसे भूखे पड़े हैं, और बोले तो मेरे पति को मार दिया, एक डंडा भी हमारे पति को मार दिया। क्या करेंगे मैडम, मरेंगे ना ऐसे जान में। नहीं मिला, ट्रेन मिला नहीं, और भी वो लोग भगाइए यहाँ पे। रात से
आप यहीं पे है, कुछ सुबह से कुछ खाना कुछ नहीं मिला। और अभी जब ये उठ जाएगा कुछ खाना मांगेगा, क्या क्या करेंगे आप? क्या करेगा, भूख लगेगी। जो होगा वही दिखाया जाएगा ना। इधर से मरना है तो गांव में मरना अच्छा है। हम लोग डेली आते हैं, ऐसा ही करके बोल के चला जाते हैं। अभी तक तो कुछ खाए नहीं था, इसका बीमारी ना कुछ नहीं था, ये अच्छा खाता था। ये गर्मी की वजह से मर गया। बोला लोग कि दानापुर जाओ, दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ, मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के पूछे तो कह रहे हैं कि जाओ सामान वामान लेकर आओ, ट्रेन बस मिल जाएगा। उसको बाद फिर कह रहे नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे डेट कर गए। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो दृश्य हैं जो रेल यात्री श्रमिक स्पेशल में चल रहे हैं। और श्रमिक स्पेशल देखिए 80 घंटे 90 घंटे के समय लेकर अपना सफ़र पूरा कर रही है। इस दौरान तेज़ गर्मी है। हम ये नहीं कहते कि ये सारे लोगों की मौत रेल को खा जाने से हुई है, बल्कि हमें भी इस बात की समझ है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी देरी से अगर ट्रेनें चलेंगी, 20 घंटे में जो यात्रा पूरी होनी चाहिए उसकी जगह अगर 60 घंटे में यात्रा पूरी होगी तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है और कई घंटे तक तो भूखे प्यासे यात्रा करनी पड़ रही है, तो किसी की भी इस तरह से तबीयत बिगड़ सकती है और मौत हो सकती है। तो बिहार में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आई। सहारनपुर से दया बख्श के मौत की खबर आई है, फिर बरौनी से खबर आई है, मुजफ्फरपुर में ये एक बच्चे के साथ जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा, इसकी माँ अर्चना जो शनिवार को गुजरात से चली थी, सोमवार को ये ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचती है और ट्रेन में ही अर्चना दम तोड़ देती हैं। ये वो तस्वीर है। ये इन तस्वीरों के बारे में खेद प्रकट करते हुए आप रेल मंत्री को देख रहे हैं। आप उनके ट्विटर पर जाएं और देखें कि सब कुछ कितना सुंदर और सैनिटाइज तरीके से बताया गया है। ये इन हकीकतों का कहीं कोई आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं किया जाता। ये सब इस तरह से मरते हैं, मरते ही सरकार के लिए जैसे नाजायज़ हो जाते हो। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजहें आपको पता चल रही हैं। देखिए, बरौनी से हमने संतोष जी से कहा कि आप पता करें जो बेगूसराय में हैं, तो उन्होंने पता किया कि आम दिनों में तालाबंदी से पहले 100 से अधिक गाड़ियां राजधानी मालगाड़ी वगैरह चला करती थीं और इन दिनों 20-22 गाड़ियां भी नहीं चलती हैं। तो फिर ये 90 घंटा 80 घंटा क्यों लग रहा है और रेलवे क्यों नहीं इन यात्रियों की तकलीफ को गंभीरता से ले रही है? मनीष, रेलवे इसलिए इन यात्रियों की तकलीफ़ों को गंभीरता से नहीं ले रही है क्योंकि रेलवे को लग रहा है कि वो एक तरह से दूसरे राज्यों का बोझ उतार रही है। जैसे आपको याद भी हो कि जब ट्रेनें चलना शुरू हुई थी तो रेलवे ने कहा था कि वो 75% भार उठा रही है और 25% ही राज्यों या यात्रियों को देना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि रेल चलाने की आड़ में जो राजनीति हो रही है उसमें लोग पीसते जा रहे हैं। आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि अभी जब रेलवे ने ये श्रमिक विशेष 3 मई से चलानी शुरू की थी, उस समय 2 राज्यों जहां से ये ट्रेन शुरू होनी थी और जहां इस ट्रेन को खत्म होनी थी, यानी कि डेस्टिनेशन स्टेट, इन दोनों के बीच में सहमति और कोऑर्डिनेशन से ये ट्रेनें चलती थी। लेकिन बाद में लगा रेलवे को या रेल मंत्रालय को लगा कि कुछ राज्य जो हैं वो अपने राज्यों में श्रमिकों को आने नहीं दे रही है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो सर्वे सर्वा है, जो सारे रूल्स को फॉर्मुलेट करती है, उसने उस रूल को चेंज किया और उसके बाद ये कह दिया कि जहां डेस्टिनेशन स्टेट होगा उसकी सहमति लेना जरूरी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंधेर नगरी वाली हाल हो गई। ट्रेनें शुरू हो जाती थी लेकिन जहां ट्रेनों को पहुंचना है उस राज्य को मालूम नहीं होता था और ट्रेनें शुरू तो हो जाती थी लेकिन उनको जाना है, उनको आना है, पटना चली जाती थी, राउरकेला जाना है, उनको रांची चली जाती थी कहीं और। तो ये एक तरह से आपने ये कह सकते हैं कि राजनीति जो जब हावी हो गई ट्रेनों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये जो महिला का डेथ हुआ है और इस साथ ही साथ बच्चे का भी डेथ हुआ है, रेलवे ये सफाई दे रही है कि महिला एक बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन मैंने उसके परिवार वालों से अभी बात की, वो कटिहार के अपने गाँव में हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा थी। जब आप पहले काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया लेकिन अब ट्रेनों में लोगों को भरकर भेजा जा रहा है और ना पानी का इंतजाम होता है, ना पंखे ठीक से चलते हैं और जो भी सुविधा है वो नाकाफी है।
दूसरी बात यह है रवीश, ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ क्यों ऐसा हो रहा है? लॉकडाउन जब पहला बार लॉकडाउन लगा, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी सहमति के उन्होंने कोटा से अपने बच्चों को लाया। उसके बाद उनका इमेज बना कि योगी आदित्यनाथ हीरो हो गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो इसका विरोध कर रहे हैं वो जीरो हो गए हैं। और उसी के कारण आज उसी की भरपाई करने के चक्कर में नीतीश कुमार कह रहे हैं आप हमारे राज्य में जितनी ट्रेनें भेजनी है भेजिए, लेकिन उसका फल क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रेन जो है ठीक से ना चल रही है, लोग जब आ रहे हैं ना उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। और इन यात्रियों का एक ऐसा हवा हो गया है कि अब ट्रेनों, आपको अगर याद हो तो स्टेशनों पर काफी सारे लोग जो हैं, जो वेंडर्स होते थे वो वहां मौजूद रहते थे, लेकिन वेंडर्स जो हैं अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। इसके चलते लोगों को खाने पीने के लिए रेलवे के ऊपर निर्भर होना होता है और रेलवे ने कहीं ना कहीं अपना हाथ झाड़ लिया है। तो अगर लोग मर रहे हैं तो जिस प्रकार से, अगर आपको याद हो रवीश, कि रविवार और सोमवार को रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर पर वॉर चल रहा था, तो अगर ट्रेन चलाने का जिम्मा भारतीय रेल का है, अगर उस ट्रेन के अंदर यात्रियों को दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रही है और वो मौत के गाल में समा रहे हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय रेल की ही होती है। रवीश जी, मनीष जी, हम दर्शक, अगर हम आप पे हमें बड़ा गर्व है, आप हमारे दर्शक हैं तो निश्चित रूप से आप अलग तरह के सोचने समझने वाले लोग होंगे, लेकिन इतनी भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग चल रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी तरह के हैं। जितने भी ये लोग कर्जे का फ्लैट लेकर अपार्टमेंट में शेखी उड़ा रहे हैं, जिनकी गाड़ियां इस वक्त खड़ी हो गई हैं, जो EMI नहीं दे पा रहे हैं, वो 10 साल पहले तक इसी तरह के परिवारों से निकल कर आए हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन इतनी भी नफरत इन लोगों से मत कीजिए कि बेइंतहा नाइंसाफ़ी हो और आदमी सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर तड़पता मरता हुआ छोड़ दिया जाए। मत कीजिए ऐसा और मत होने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। 27 तारीख 1 मई से ये ट्रेनें चल रही हैं। अभी तक तो व्यवस्था का आपको अच्छा रूप देखना चाहिए था, दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दिया गया। इस बिहार में देखिए 2500, 3000 भी आज टेस्ट नहीं हो रहा है, जबकि 17 लाख मजदूर बाहर से आए हैं। तो 60 दिनों की तालाबंदी में हमने किया क्या? सिर्फ ताली बजवा देना और थाली बजवा देना, या आंकड़ों से ये निकालकर वो निकालकर, गेंद घुमाकर। गेंद को तो जाना विकेट पर ही है, चाहे आप फास्ट फेंकें या स्पिन फेंकें, उसकी मंजिल वो विकेट है। हमारी मंजिल इस पूरे दौर में जो तबाही आई है, आर्थिक तबाही, इंसानी जिंदगी की तबाही और एक महामारी की तबाही, उसकी मंजिल एक ही है कि हम सबको बचना है या बचाना है कि नहीं। लेकिन अब छोड़ दिया गया इस तरह से, जैसे राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, जिस तरह से जाने दिया जा रहा है। और हर विश्लेषण में मीडिया का देखिए तो चल रहा है कि इसमें लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जैसे कि चुनाव है इसमें। तो अगर सारा कुछ इसी हिसाब किताब से है, ये लोग जाकर किसी को वोट दे देंगे तो फिर अब बातें ही खत्म हो जाएंगी। इस वक्त चुनाव नहीं है, इस वक्त तो आप सरकारों से मांग कीजिए, कहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या ऐसी क्या बात है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं कर सकते। क्या 90 घंटे वक्त लगेगा, 90 घंटे का वक्त लगेगा मुंबई से पटना पहुंचने में, मुंबई से कटिहार पहुंचने में? मतलब वो मजदूर लोग हैं, उनके पास फेसबुक पर लिखने के लिए, ट्विटर पर लिखने के लिए अभिव्यक्तियां नहीं हैं, तो इस तरह का अत्याचार होगा उनके पास, नहीं होना चाहिए। इस तरह आज आप देखिए कितने हफ्ते निकल गए। अब तो हमें लगता था कि कुछ चीजें सुधर जाएंगी, शुरू में होता है चीजें फिसल जाती हैं, लेकिन फिसलने के बाद संभलने की भी तो तस्वीरें आनी चाहिए। लेकिन कितना मतलब गुरूर है कि हर तस्वीर के बाद इस बच्चे को आप क्या जवाब दीजिएगा कि इसकी मां मर गई ट्रेन में। ये रेल खा के नहीं मरी है, हम समझते हैं रेल मंत्रालय जो इसमें खंडन दे रहा है, ये मरी है। जो बच गए उनकी भी हालत बहुत खराब है कि 10-10 घंटे 15-15 घंटे पानी के खाने के नहीं आए, ये स्थिति है। कहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन ये व्यवस्था है क्यों? ब्रेक के बाद लौटते हैं तो कुछ और बात करते हैं। आपका नाम क्या है? लाल बाबू चौधरी। लाल बाबू, आपको कहाँ जाना है लाल बाबू साहब? हमको जाना है अभी बिहार समस्तीपुर। कितनी उम्र है आपकी? 78। 78? यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ आए थे, हमसे अपना कैंसर है। अच्छा। कैंसर का उपचार करने के लिए दिसंबर से हम यहाँ आए। तब से यही है? तो जनवरी से सेकाई से हम, सेकाई का डेट पर डेट, CT स्कैन का कुछ डेट, इतना दिन के बाद सेकाई में हम जुड़ गए। अच्छा।
ये अब यहाँ कैसे पहुँचे आप? हाँ, यहाँ कैसे पहुँचे? जुड़ गए। उसके बाद कहता है मशीन खराब है, 1 महीना में एक बार सिकाई, 2 दिन हुआ मशीन खराब। तो आज मालूम हुआ कि बिहार की गाड़ी जा रही है, तो हम चले आए दौड़ करके, जो हम भी चले जाएंगे। तो वो गाड़ी तो नहीं हमको दिखाई दे रही है, लेकिन कितना टाइम हो गया यहाँ बैठे बैठे आपको? 3-4 घंटा हो गया सर। एक दस्तावेज है देश की बात जो हर पल दर्ज कर रहा है अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से। हमारे साथ सौरभ हैं और पूर्वा हैं। सौरभ, पहले आप बताइए कि आप जो देख रहे हैं उस हालात में बदलाव होते हुए देख रहे हैं या बिगड़ ही रहा है? फिर जब आप चुप होंगे तो पूर्वा बोलेंगी। बिल्कुल रवीश, अगर बताए विषय, 1 महीने से लगभग हम लोग लगातार प्रवासी मजदूरों की ये जो परेशानियां, दुश्वारियां कवर कर रहे हैं। रोज दिल्ली सरकार के जो स्क्रीनिंग सेंटर है रवीश, उसके आगे हजारों मजदूर खड़े हो जाते हैं। और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है दिल्ली में गर्मी का रवीश। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान है। छोटे छोटे बच्चे, और उनके पास 1 रुपए नहीं है कि अपने बच्चों के लिए वो पानी की बोतल खरीद लें। और ऐसा लगता है कि कल जब वापस आएंगे हम स्टोरी करने के लिए तो शायद यहाँ भीड़ कम मिलेगी, लेकिन हर बार उतनी ही भीड़ मिलती है। और यहाँ पर लोग सुबह 5 बजे से 4 बजे से आ जाते हैं कि किसी तरीके से श्रमिक ट्रेन में जगह मिल जाए। आज रवीश कोई ट्रेन दिल्ली से बिहार नहीं जा रही है, अगले 2 दिन तक नहीं जाएगी। तो सोचिए, कई ऐसे लोग हैं मिले हमें जिनके मकान मालिकों ने उनको किराया ना दे पाने के कारण उनको घर से निकाल दिया है। वो वहाँ पहुंचे और पता चला कि ट्रेन ही नहीं है, और वो कहाँ जाएंगे? इसके अलावा कोई कैंसर पीड़ित मिला हमें, जिसकी अभी हमने अपनी बात भी सुनवाई रवीश। वो 78 साल के हैं, उनको बताया कोई बस चल रही है, समस्तीपुर जाना है। वो कीमोथेरेपी नहीं करा के आए और अपनी पत्नी के साथ 46 डिग्री तापमान में फुटपाथ पर बैठे हुए थे, किसी तरीके से घर पहुंच जाएं। तो कुछ लोगों ने उनकी मदद की और हमने उनको एनजीओ की मदद के थ्रू उनके किसी तरीके से बस तक पहुंचाया किसी। तो यहाँ पर जो प्रवासी मजदूरों की समस्याएं वो कम नहीं हो रही हैं। रोज भीषण गर्मी में हजारों मजदूर दिल्ली सरकार के स्क्रीनिंग सेंटर्स के बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास किराया देने के पैसे नहीं है, और इसीलिए वो सरकार पर निर्भर करते हैं। रवि जी जी, पूर्वा। और हालात मुंबई में भी कुछ अलग नहीं है। जैसे कि अभी सीएसटी स्टेशन में कल रात से आए हुए मजदूर जो है वो अभी भी वहीं पे है। कुछ लोग सुबह को आए, 4 बजे 5 बजे आते गए, और उनका बस ये कहना था कि कहीं तो सुना है कि ट्रेन सीएसटी स्टेशन से जा रही है, बिहार जाना है, बंगाल जाना है, लेकिन ट्रेन बिहार और बंगाल जा ही नहीं रही है। जो भी हम जब तक थे वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेन 3 बजे छूटी, वो भी जौनपुर के लिए। तो ये बिहार और बंगाल जाने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ट्रेन अभी नहीं जाएगी हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमने अपने जो किराए के घर है वो भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि बस हमें पता चला कि अभी ट्रेन जा रही है तो बस हमें अभी घर जाना है। एक तो हमें ऐसे मिले कि जो सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे लॉकडाउन से पहले आए थे, बंगाल की रहने वाली है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पहले आई थी, लॉकडाउन हुआ, यहीं पे रह गए, 2 महीने किराया भरा, और अभी उनको पता चला कि बंगाल के तूफान में उनका घर भी टूट गया। तो अभी उनका है कि हमें बस अभी घर जाना है, क्योंकि वहाँ का घर नहीं है, यहाँ पे किराया भरने का पैसा नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख हमने पहले ही अपने ऑपरेशन में खर्च किए। तो ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं और ऐसे कई सारे मजदूर हैं। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कुछ पता नहीं है। ये वाकई पूर्वा देखा नहीं जाता है कि इस तरह से लोगों पर क्या बीती है, कितनी तरह की बीमारियां लेकर लोग घरों में रह गए, कितने लोगों की जान चली गई होगी। लेकिन अगर आप मीडिया के सर्वे में, वाहवाही में देखिए, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। ये वक्त था कि हम करुणा का प्रदर्शन करते, लोगों की तरफ मदद के हाथ बढ़ाते और उनके दुखों को थोड़ा सा कम करते। लेकिन ये अभी हुआ नहीं कि हम सब वाहवाही में लग गए और अब तो सब खोल लें। जिस तरह से आप तालाबंदी की वाहवाही में लगे थे, कहा गया है कि वैज्ञानिक आधार पर कुछ तय करें। तो क्या आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है? ये आप कर रहे हैं जो इस तरह से भीड़ भगदड़ के हालात पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि हर आदमी को, जिसका घर तूफान में ढह गया हो,
मुंबई में हो, कैंसर का मरीज़ हो और ये बीमारियों को लेते हुए लोग कितने असहाय महसूस करते होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मिडिल क्लास का अपना अहंकार, उसकी चुप्पी, याद रखिएगा कि ये इस चुप्पी की बेशर्मी बहुत सताएगी, इसकी याद आएगी। हर चीज़ का हिसाब होता है, पर इतना भी नाइंसाफ़ी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि करोड़ों लोग इस तरह से आग की भट्टी में झोंक दिए जाएं और लोग बेखबर और अपनी वाहवाही के व्हाट्सएप मीम में मस्त रहें। क्या किया जा सकता है, हमारा समय भी सीमित है। आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, क्या करते थे यहाँ पर? मैं हलवाई की नौकरी करता था। हलवाई की नौकरी करते थे, अभी नहीं काम है? नहीं, अभी नहीं काम है। तो अब क्या पैसे बचे हैं कुछ? नहीं सर, पैसे कहाँ बचे हैं। और क्या कब से इंतजार कर रहे हैं जाने के? यहाँ 10 बजे से। अब तक नंबर नहीं आया? नहीं सर। और गर्मी नहीं लग रही छोटे छोटे बच्चों को? गर्मी तो लग रही है, बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ, और खाने के लिए इनके? खाने के लिए क्या, अभी आए थे खिला के बच्चे सबको गए हैं, बस पूरी सब्जी आए थे बस। अच्छा, ठीक है। और तो सुबह से कुछ आया ही नहीं। सुबह से कुछ नहीं आया? पानी वगैरह? पानी भी नहीं आया। पानी भी नहीं है? मास्क लगा के जाओ सारे, सेफ्टी वाइज। ये आपके जाने माने अभिनेता सोनू सूद हैं, जिनकी बहुत तारीफ हो रही है। बड़ा ही प्यारा काम किया है इस हीरो ने, बिल्कुल हीरो लायक। और सोनू सूद ने एक कॉल नंबर भी दे दिया है 180012133711 और कहते हैं कि मजदूर भाइयों, मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं, अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें और बताएं आप कितने लोग हैं, कहाँ हैं, अभी कहाँ जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम मदद करेंगे। 12,000 लोगों को सोनू सूद भेज चुके हैं और बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। वो हीरो हैं इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे हीरो लोग जो अपने घरों में ही रह जाते हैं, लेकिन सोनू सूद निकल कर आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत हीरो लोग हैं इस दौर में, जो आसनसोल से लेकर न जाने किन किन इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, सोनू सूद की तरह अच्छा काम कर रहे हैं। वो सब अपने आप में सोनू सूद से बेहतर हैं। लेकिन आप देखिए कि एक एक्टर है जो रोज़ मुंबई में, वो एक मुंबई स्पिरिट जिसे कहते थे, उसका एक सच्चा प्रतिनिधि बनकर सड़कों पर उतरा हुआ है, लोगों का हाल जान रहा है, उनको घरों तक भेजने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था कर रहा है, इज्जत से भेज रहा है। ये बड़ी बात है कि सोनू सूद ने अपनी क्षमता के हिसाब से, वो सरकार नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन सोनू सूद ने जितना नाम और सबाब फिल्मों में नहीं कमाया होगा, वो अब कमा रहे हैं। लोगों का कितना आशीर्वाद मिला होगा सोनू सूद को, इस तरह से उन्होंने लोगों को भेजा है और काफ़ी इनकी तारीफ हो रही है, बात बात में जिक्र हो रहा है। मुश्किल बहुत था। मोटिवेशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे माता पिता ने बहुत मुझे जोश दिया है और हमेशा बोला है कि आप सफल तभी हो जब आप किसी का हाथ थाम कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। वो हमारी परवरिश थी। आज मेरी पत्नी है, सोनाली है, मेरी जो फैमिली है, वो मेरे साथ दिन रात लगे रहते हैं इसमें किस तरह इसको किया जाए। वो एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है। मेरी दोस्त, मैंने जैसे बोला नीति बहुत बड़ी बचपन की मेरी दोस्त है। हम लोग सारा दिन 18-20 दफा 25 दफा फोन करते हैं, घंटों हम लोग बात करते हैं कि इनका कैसे कोऑर्डिनेशन करके इनको भेजा जाए। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम है, पंकज है, हर्ष है, सब लोग ये दिन रात जागते 23 घंटे काम करते हैं उन लिस्टिंग बनाने में कि कैसे इनको वहां बाहर भेजा जाए। मेरे दोस्त हैं, वो साथ मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जबकि जहाँ पे सब पेशेंट्स हैं, कोरोना के इफेक्टेड लोग भी हो सकते हैं, उनके बीच में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अकेला पॉसिबल नहीं था मेरे लिए करना, पर लोग जुड़ते गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो बोले कि हम आगे बढ़ के हम भी चाहते हैं 1-2 बसेस को हम लोग भेजें। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े। मेरा मानना यही कि जब आप पहला कदम आगे रखते हैं तो कारवां बनता जाता है। मेरा कारवां भी बनता गया और अभी भी बन रहा है। ये वक्त होता है इस तरह के महामारी या संकट के वक्त कि आम लोगों के भीतर एक नायक पैदा करता है। मैं बता नहीं सकता कि कितने शानदार लोगों को इस दौर में मैंने देखा है
जो अपनी मेहनत की कमाई हुई बची खुची पूंजी लोगों की मदद पर उन्होंने लुटा दी है, लगा दी है, कोई अफसोस नहीं किया। हजारों बैग लोगों में जाकर बांट आए, सामान के, राशन के, और मदद करते रहे। ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने फ्लैट से काम वाली को फ़ोन कर देते हैं कि मत आना, अब पैसे नहीं मिलेंगे। ये वही लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो थाली बजाने के लिए निकलते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनौतियां हमारे भीतर के श्रेष्ठ को बाहर आने का मौका देती हैं, लेकिन व्यवस्था को भी सीखना चाहिए कि उसके भीतर का श्रेष्ठ कब सामने आएगा। क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा का ही श्रेष्ठ सामने आएगा? आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।